Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with another video, and today's session is going to be very important because we are going to discuss about the chromosome world. So chromosome which is known as vehicle for heredity. अब हेरिडिटी का मतलब तो पता है ना आपको. हेरिडिटी मीन्स द कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच इज मेनली कंट्रोल्ड बाय जीन्स. ये जो मीनिंग है हेरिडिटी की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के बारे में पता नहीं होगा तो रोल ऑफ डीएनए एंड रोल ऑफ क्रोमोसोम को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हेरिडिटरी कैरेक्टर मीन्स दोज कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, क्योंकि बॉडी में जो सेकेंड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है. एक्वायर्ड कैरेक्टर मीन्स द पर्सन सेल्फ एक्सपीरियंस, और सिंपली अगर मैं कहूं तो विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय जीन. तो टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर, एक्वायर्ड एंड हेरिडिटरी. ओके, तो एक्वायर्ड एंड hereditary characters are differ on the basis of acquired means the person's self experiences during his or her lifetime, and they are not regulated by gene, they are not controlled by gene, और दे आर सिंपली नॉट कोडेड बाय जीन, जिसका जीन से कोई रिलेशन नहीं है. सपोज एक्सीडेंटली मेरे ये फिंगर कट हो जाए तो इट डजंट मीन कि मेरी प्रोजेनी में भी इस फिंगर का अपीयरेंस नहीं होगा. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सीडेंटल केस है, मेरा मैकेनिकल इंजरी है जिसमें मैंने इस फिंगर को लॉस्ट किया. सिमिलरली कोई भी बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेज, ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू मैकेनिकल ट्रॉमास, वो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस है. तो इट इज नॉट रेगुलेटेड, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन. तो प्रोजेनी में उस कैरेक्टर का अपीयरेंस होगा. बट जो मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं बॉडी में, दे आर मेनली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय जीन्स. So those characters which are regulated by genes, characters which are regulated by gene. तो जिन कैरेक्टर्स को जीन्स कंट्रोल करेगा वो कैरेक्टर्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, और क्रोमोसोम्स को व्हीकल फॉर हेरिडिटी मानते हैं. इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो क्रोमोसोम है ये इन कैरेक्टर्स को कैरी करेगा. दे एक्ट एज ए व्हीकल. व्हीकल का मतलब सपोज एक कार है, तो कार में जो पर्सन्स, जो ग्रुप ऑफ पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, जो उसमें ट्रेवल करेंगे वो फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन रीच होंगे. यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए हम किसी न किसी व्हीकल का यूज करते हैं ना, मेनली द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक, अब सेम चीज बॉडी में क्रोमोसोम करता है. तो दे मेनली कैरीज द कैरेक्टर, दे मेनली regulates the expression of gene, not expression, they mainly controls the gene, they mainly carries the gene, or they mainly carries the हेरिडिटरी कैरेक्टर. बात समझ में आ रही है ना. आज इस पूरे टॉपिक को बहुत बेसिक से बहुत डीप तक हमें जाना है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि अगर इस टॉपिक को आपने समझा तो जेनेटिक्स विल बी वेरी इजी. ओके, तो ये चीज तो क्लियर होगी ना कि दीज आर द व्हीकल फॉर हेरिडिटी. इट मीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और these are the vehicle for the genes. क्लियर. सो फंक्शन तो बहुत सिंपल है.
द टर्म क्रोमोसोम वॉज प्रपोज्ड बाय वॉल्डेयर, एंड वॉल्डेयर ने जब 1888 में यह टर्म दिया था तो क्रोमोसोम 2 वर्ड से कंबाइंड होके बना था. ओके, तो व्हेन वॉल्डेयर गिव और वॉल्डेयर कॉइंड द टर्म इन 1888, इन 1888, तो तब ये क्रोमोसोम 2 वर्ड से बना हुआ था. इसमें जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज क्रोमा, एंड क्रोमा में, और क्रोमा मीन्स द कलर्ड बॉडीज, और ये कलर्ड बॉडीज आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल है. अगर आप क्रोमोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो ये अपीयर होगा एज ए बैंड ऑफ येलो, ऑरेंज और इवन ब्राइट रेड इन कलर. तो एक चीज तो क्लियर कि क्रोमा मीन्स कलर्ड बॉडी एंड colored, and soma means body. So this term is very much familiar, somatogenic term we have studied several time. तो soma का मतलब ही होता है body, clear ना? तो by combining these two words, chroma and soma, तो it forms a single word, chromosome. Clear? The term or the word which was coined by वॉल्डेयर इन 1888. क्लियर ना? तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि ये नेम 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बना है, क्रोमा एंड सोमा. अब इस क्रोमोसोम की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आज एक जेनेटिक बेस हम लोग समझने वाले हैं, व्हाई दे एक्ट एज व्हीकल फॉर हेरिडिटी, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. तो ये सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो व्हीकल फॉर हेरिडिटी कैरेक्टर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर, ये स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा. अब क्रोमोसोम को डीपली अगर समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं एक सेल की बात कर रहा हूं. बॉडी में कोई भी सेल आप पिक कर ले, कोई भी सेल, और मोस्टली सेल में सेंट्रली लोकेटेड होता है न्यूक्लियस. तो सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको सेकेंड मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. अब देखिए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बहुत लॉन्गर होते हैं, बहुत थिन होते हैं. अब इस क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में इस थ्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, these thread-like structures are known as chromatin. Clear ना? तो chromatin means simply a thread, एक पतला सा धागा, elongated, thin and thread-like structure. अब इस chromatin को मैं यहां शो कर रहा हूं, ठीक है? तो इतना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लेना है, ऐसे ही मान लेते हैं इसको. तो ये लॉन्गर थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर है. क्लियर ना? तो ये एज इट इज न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. बट अब मैं इस चीज को ऐसे शो करूं सिर्फ न्यूक्लियस के बेसिस पे. अब ये सिर्फ हम न्यूक्लियस देख रहे हैं, और न्यूक्लियस में ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होने वाला है, और एक स्टेज आपने पढ़ा होगा मेटाफेज, तो मेटाफेज पे कंडेंसेशन होता है इस क्रोमैटिन फाइबर का. ओके, अब जैसे इस क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन होगा, बात बहुत ध्यान से समझनी है यहां पे, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से कॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और टाइटली कॉइल्ड होगा. तो थ्रेड इज कन्वर्टेड इनटू अ कंडेंस्ड
रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिड। ये चीज क्लियर? तो अब न्यूक्लियस के अंदर जब कंडेंसेशन होगा तो क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये दो क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, और मैं इस न्यूक्लियस में 2 क्रोमोसोम ही शो कर रहा हूं। वैसे एक क्रोमोसोम में, अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूं, सॉरी एक सेल में, नॉट एक क्रोमोसोम में, एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज द कांस्टेंट नंबर विद इन अ सेल। तो अगर मैं पूरी बॉडी के काउंट करूं अकॉर्डिंग टू द सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो ये ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा। बट on the basis of cell 46 chromosomes are present in a single cell. Clear ना? अब मैं सिर्फ 2 शो कर रहा हूं because we have to understand the entire process for the genetics. तो इस क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ बाय मेटाफेज स्टेज। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस कन्वर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन आर नोन एज कंडेंसेंस। तो इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर द प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। तो अब क्रोमैटिन थ्रेड बन चुका है क्रोमैटिड, जो मैं इस न्यूक्लियस में शो कर रहा हूं। अब इस क्रोमैटिड को बहुत ध्यान से आप देखें, नॉर्मली आप जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो आप इस तरह से पढ़ते हैं, एक क्रोमैटिड ऊपर की तरफ, ओके, और ये एक क्रोमैटिड नीचे की तरफ। क्लियर? बट अब ये भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो या ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। तो ड्यूरिंग द मेटाफेज क्रोमैटिन तो क्रोमैटिड में कन्वर्ट हुआ, और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है 2 क्रोमैटिड्स, यानी एक ये हो गया अपर क्रोमैटिड, क्लियर ना, ये अपर क्रोमैटिड, और ये हो गए लोअर क्रोमैटिड्स। इट मींस कि 2 क्रोमैटिड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल क्रोमोसोम। यहां पे भी ये सेम चीज है, ये अपर क्रोमैटिड, ये लोअर क्रोमैटिड। क्लियर ना? तो आप इस बेसिस पे देखो या इस बेसिस पे देखो, तो एक क्रोमोसोम्स में जो 2 क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व्ड हैं, ओके, तो दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये बन जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। एंड 2 क्रोमैटिड्स को ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर दोनों क्रोमैटिड्स ज्वाइंड नहीं होंगे तो क्रोमोसोम नहीं बन सकता। क्लियर ना? अल्दो कंडेंसेशन होगा, थ्रेड रॉड में कन्वर्ट होगा, बट जब तक 2 क्रोमैटिड्स मर्ज नहीं होंगे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो यहां पे ये मर्ज हुआ है, दिस इज नोन एज सेंट्रोमेयर। क्लियर ना? तो ये सेंट्रोमेयर है। अब मैं इस क्रोमैटिड के अंदर देखूं तो इस क्रोमैटिड के अंदर मुझे इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ये सुपर कॉइल्ड होगा, बहुत ज्यादा टाइटली कॉइल्ड होगा। और इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहां शो करूं, बात बहुत ध्यान से समझनी है आपको, ये क्रोमैटिन कंडेंस्ड हुआ, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना विच इज नोन एज क्रोमैटिड। और इस क्रोमैटिड को मैंने थोड़ा सा टेयर करके ऑब्जर्व किया तो इसके अंदर अगेन मुझे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ओके, अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं। तो ये जो डबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के अंदर, यह है आपका डीएनए। क्लियर? और डीएनए के सेगमेंट्स को
हम जीन्स बोलते हैं। इसका मतलब यहां एक सेगमेंट बन रहा है, यहां एक सेगमेंट बन रहा है, फिर यहां एक सेगमेंट बन रहा है। ये सारे जो सेगमेंट्स हैं दे आर नोन एज जीन्स। क्लियर ना? और क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है? वेहिकल फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ओके, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। एंड कैरेक्टर्स को मेंडल के टाइम पे आपको याद होगा ट्रेट्स भी बोलते थे, बट नाउ डेज दे आर नोन एज जीन्स। तो इसका मतलब क्रोमोसोम वेहिकल फॉर कैरेक्टर्स मींस वेहिकल फॉर जीन्स है। यानी जीन्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन देता है। हां, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिसमें एक से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में स्टडी करते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ जीन, अदरवाइज सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर ना? अब इस सेगमेंट को आप बहुत ध्यान से देखें तो यहां पे ये जो पूरा सेगमेंट है डीएनए का, और इस पे जो ये पूरा डीएनए पे जो सेगमेंट है जीन, अब इस डीएनए पे बहुत ध्यान से आप देखें, मैं इसको यहां शो कर रहा हूं। ओके, तो ये जो 4 आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, तो दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। सिमिलरली मैं और भी शो कर दूं, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पे हिस्टोन प्रेजेंट है, तो जहां पे हिस्टोन प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा? ये डीएनए इस हिस्टोन को कॉइल कवर करेगा, ये इस तरह से कवर करेगा। ठीक है, या मैं इसको बहुत सिंपली अगर बताऊं तो आप ऐसे समझे इसको, ठीक है, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स है। ओके, और ये हमारा डीएनए आ रहा है। ठीक है, फिर डीएनए इसको इस तरह से बाइंड करेगा। ओके, इस तरह से इसको बाइंड करेगा और बाइंड करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। तो यहां पे हिस्टोन डीएनए से बाइंड हो गया है। सिमिलरली यहां भी यही चीज होगा। ठीक है, ये जो हिस्टोन है इसको डीएनए अच्छे से रैप करेगा। ठीक है, अब ये रैपिंग और ये बाइंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब एक चीज जानते हो कि डीएनए के मॉलिक्यूल में, ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसमें फॉस्फेट की प्रेजेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, और डीएनए को फंक्शनली एक्टिव करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और ये पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये हिस्टोन क्यों प्रोवाइड करता है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि हिस्टोन में 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। तो हिस्टोन्स आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो these 2 are the basic amino acids. क्लियर ना? अब डीएनए ने हिस्टोन को बाइंड किया। इस चीज को यहां पे बहुत अच्छे से समझना है। इस बाइंडिंग से होता क्या है, मैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में यहां एक्सप्रेस कर रहा हूं। सपोज ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ओके, तो 4 सामने है, 4 हिस्टोन प्रोटीन इसके जस्ट पीछे हैं। ओके,
बट मैं फ्रंट व्यू शो कर रहा हूं, बट टोटल 8 है। क्लियर ना? अब इस हिस्टोन प्रोटीन्स को डीएनए वाइंड कर रहा है, कुछ इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर। बनेगा ना? तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें क्या चीज दिख रही है कि ये 4 जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इसमें पहला H2A, फिर H2B, H3 एंड H4। तो 4 इन द फ्रंट, 4 इन द बैक, एंड इसके ऊपर से डीएनए जा रहा है। तो ये डिफिकल्ट होगा ना कि डीएनए अब इस हिस्टोन से स्विप कर सकता है। तो डीएनए को हिस्टोन पे स्टेबल करना है ना? तो एक और हिस्टोन प्रोटीन इस पे आके मर्ज हो जाएगा, ओके, और इसे H1 बोलते हैं। ओके, तो एक चीज याद रखना है आपको, H1 लेटरली अटैच्ड है एंड ये कॉपी नहीं होता फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ओके, तो इट डू नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट नहीं होगा। क्लियर ना? तो डू नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन। अब इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से हम देखें, 4 हिस्टोन हमारे सामने हैं, 4 इसके जस्ट पीछे हैं। तो टोटल 8 हिस्टोन्स आर देयर। ओके, टोटल 8 histone proteins are there. Okay, so because of 8 histone proteins, they are known as histone octamer. ये चीज तो क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिस्टोन ऑक्टामर क्या है, तो सिंपली व्हेन डीएनए वाइंड्स द हिस्टोन, इट वाइंड्स टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्लियर ना? और जब इन दोनों के एसोसिएशन की बात करें, मींस डीएनए प्लस हिस्टोन, ओके, तो ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये चीज क्लियर हो गई ना? तो डीएनए एंड हिस्टोन से न्यूक्लियोसोम बना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज हम लोग यहां भी देख रहे थे। क्लियर? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूक्लियोसोम के बनने के बाद, अब ये पोर्शन में थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि कॉन्सेप्ट्स आपसे मिस ना हो। तो इसके बाद होगा क्या, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है और शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों स्ट्रैंड आगे जाके मर्ज हो जाएगा, मर्ज हुआ ना, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये कॉइलिंग शो करेगा एंड फाइनली ये स्ट्रक्चर दोबारा क्रोमैटिन बन जाएगा। तो समझ में आया आपको रिलेशन क्या था, कैसे एक क्रोमैटिन कन्वर्ट हुआ, नॉट कन्वर्ट हुआ, इट मेनली शोज व्हेन वी pierce द क्रोमोसोम, तो उसके डीपर स्ट्रक्चर में वी ऑब्जर्व्ड अगेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए। और इस डीएनए को जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो डीएनए के सेगमेंट्स को जीन्स बोलते थे और इसके फॉस्फेट की प्रेजेंस की वजह स्पेस पे नेगेटिव चार्ज था, और जब तक डीएनए नेगेटिव चार्ज है डीएनए अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो डीएनए को पॉजिटिव चार्ज लेना मस्ट है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको हिस्टोन ने प्रोवाइड किया बिकॉज हिस्टोन 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स में रिच है, और यहाँ पे ये डीएनए हिस्टोन को वाइंड करता है। जब हिस्टोन को वाइंड करता है तो स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम्स बनता है एंड फाइनली ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दोबारा कंडेंस्ड होके क्रोमैटिन बनता है।
फिर क्रोमैटिन से जर्नी स्टार्ट होगी, दोबारा क्रोमोसोम बनेगा। इसका मतलब जितना इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम कैरियर्स फॉर जीन्स which are segment for the DNA, and finally DNA again converts into chromatin। बात समझ में आ रही है? फिर इस तरह से कंडेंस्ड होके दोबारा क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएगा। जब क्रोमोसोम के फॉर्म में आएगा तो ये अंडरस्टूड है, ये दोबारा इस स्ट्रक्चर का ही कंडेंसेशन है, डीएनए एंड हिस्टोन का ही कंडेंसेशन है। क्लियर ना? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब क्रोमैटिन इसको बाइंड करता है तो स्ट्रक्चर बिल्कुल, अब देखिए मैं इसको ऐसे शो करता हूं, ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स थे, ओके, और इसको डीएनए ने बाइंड किया हुआ है, डीएनए ने इसको बाइंड किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको और आगे शो करूंगा, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जब क्रोमैटिन से इसकी पैकेजिंग होती है, ओके, तो क्रोमैटिन से पैकेजिंग की वजह से एक बीडेड अपीयरेंस बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बीडेड अपीयरेंस जो है ये इसका फाइनल पैकिंग है, यानी क्रोमैटिन के फॉर्मेशन जब होती है तो ये कंडेंस्ड होगा, बहुत कंडेंस्ड होगा, और इस तरह से क्रोमैटिन इसके ऊपर इसको कवर करेगा। एक्चुअली ये वही क्रोमैटिन से, ठीक है, जिसको टीयर करके हम लोगों ने डीएनए देखा था, क्योंकि एक्चुअल में तो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए आर द टू डिफरेंट थिंग्स, बट क्रोमोसोम इज ऑल्सो ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ओरिजिन इसका क्रोमैटिन से है। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम बना, एंड इस क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में जब क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो रहा था, अब इसको आप ऐसे समझें, जब क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो रहा था तो ये डीएनए एंड हिस्टोन को भी कंडेंस्ड कर रहा था। इसीलिए 2.2 मीटर्स का डीएनए उस छोटे से स्ट्रक्चर में एडजस्टेड है जो कि नेकेड आई से विजिबल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो पेरेंट्स बनेगा, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना है, न्यूक्लियोसोम मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर, तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं कहूं तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब इसको जब हम लोग रैप करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर इस तरह से बीड का फॉर्मेशन होगा, प्रोजेक्शन दिखेगा। इस स्टेज को जब ये कंडेंसेशन स्टार्ट होता है क्रोमैटिन का, इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। क्लियर ना? तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस का मतलब कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमैटिन, और ये कॉम्पैक्शन अलोंग विद डीएनए एंड हिस्टोन है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ आपको हिस्टोन प्रोटीन्स भी दिखेंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर हुआ आपको? अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम सारे कैरेक्टर्स कॉपी करके पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है ना, तो ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ओके, पहली कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑटोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स का मतलब हो गया ये फर्स्ट 22 पेयर्स हैं, यानी फर्स्ट 22 पेयर्स का मतलब फर्स्ट 44 क्रोमोसोम। इजी।
और जो लास्ट क्रोमोसोम होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द 23rd पेयर। ठीक है, यानी इस पे 45 एंड 46 यानी ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? और ऐसा हम लोग मानते हैं ना कि मियोसिस होता है सेक्स क्रोमोसोम में, तो ये जो ट्रू क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हो जाता है और एक क्रोमोसोम एज अ हैप्लॉइड क्रोमोसोम कैरेक्टर्स को कॉपी करता हुआ पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर करता है। बट जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड आप ये बात जानते हो कि फ्यूजन ऑफ 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टनर maintains the constant number of 46. So it is understood कि first 23, suppose a person has 46 chromosome, तो उसके 23 क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे, ना कि सिंगल क्रोमोसोम। तो उस 23 क्रोमोसोम्स में the first 22 are the autosomes which carries the character from the entire part of the body, and the last one, sex chromosome, which is mainly responsible to determine the sex, कि अपकमिंग जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है, ये सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो सेक्स क्रोमोसोम मेनली डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न। क्लियर ना? तो दिस इज अ स्मॉल लेक्चर, और मैंने इस लेक्चर के थ्रू सिर्फ एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश की है, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम, हाउ इट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमैटिड्स, एंड व्हेन वी टेयर द क्रोमैटिड्स, जब तक आप इसको रप्चर नहीं करोगे आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। यानी इस क्रोमैटिड के अंदर भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज डीएनए। द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। हाँ, जीन कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर। क्लियर? सो दिस एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट एज ए बैकबोन, क्योंकि फॉस्फेट के बिना ये पूरा डीएनए मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में भी फॉस्फेट का ही यूज होता है टू अटैच वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। क्लियर ना? और हाँ, एक चीज आपको और याद रखनी है, जीन इज नॉट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक, बहुत से बच्चे होते हैं ना कि कंफ्यूज्ड होते हैं कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज अ जीन, और एक्चुअल में सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ? सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ कि एक पेंटोज शुगर, ओके, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एक फॉस्फेट ग्रुप, तो ये एक सिंगल, दिस इज नाइट्रोजनस बेस, तो दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड जीन नहीं बन सकता। क्लियर हुआ ये? तो ये चीज क्लियर है ना कि फिर जब ये डीएनए के फॉस्फेट की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव करने के लिए हिस्टोन से बाइंडिंग होना मस्ट है। हिस्टोन की बाइंडिंग से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसोम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड, तो हिस्टोन ऑक्टेमर्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली जो फाइनल लेवल ऑफ पैकेजिंग है, इट गिव्स बीड्स ऑन स्ट्रिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर again converts or joins to form a single structure which gets condensed to form chromatin. So I hope ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव यही था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स आपको बहुत अच्छे से पता हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपके लाइक्स डिसाइड करेंगे कि मैं जेनेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करूं या ना करूं। यानी जितने नंबर ऑफ लाइक्स उतने ज्यादा वोट्स फॉर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज जेनेटिक्स। ओके, सो ये एक छोटा सा लेक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ जेनेटिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस करें, एंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है लाइक बटन क्योंकि जेनेटिक की सीरीज इसी पे बेस्ड है। So thank you so much for giving your time.